गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी माई गणित संस्कार अकेडमी विद्यालय ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यहाँ पर 13 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, भोजन, रोग और स्वास्थ्य। तो भोजन और रोग स्वास्थ्य के चलते हुए कल तक हमने जो अध्ययन किया था वो रोगों के बारे में अध्ययन किया था कि दूषित खराब भोजन, दूषित भोजन और दूषित जल से हमारे शरीर में फैलने वाले रोग, और उन रोगों का वर्गीकरण भी था, संचारी और असंचारी रोगों के। तो संचारी रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया था कल तक। आज हमारा टॉपिक है असंचारी रोग और संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में कौन कौन से लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं, उनके बचाव क्या है, और कौन कौन से वायरस या जीवाणु द्वारा वो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं और फैलने का उनका माध्यम क्या है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं असंचारी रोगों की। तो संचारी रोगों का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं, ये संचारी रोग थे। असंचारी आप समझ गए होंगे, जस्ट इसका विपरीत। तो कुछ रोग शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं। तो ये असंचारी रोगों का अर्थ यह है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा न फैल करके हमारे शरीर में जो विटामिन, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी के कारण हमारे शरीर में भी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, आंखों से कम दिखाई देना, बालों का झड़ना और लंबाई ना बढ़ना, या फिर कह लीजिएगा, ठीक है, जोड़ों में दर्द वगैरह होना, रक्त अल्पता यानी एनीमिया की कमी होना, खून की कमी होना। तो ये सभी ऐसे रोग हैं जो असंचारी रोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में विटामिन या मिनरल्स की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे शरीर को ही घातक होते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनका छुआछूत से कोई संबंध नहीं होता। तो किसी ना किसी कमी या खराबी होने के कारण, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, यानी हड्डियां कमजोर होती हैं और दर्द हो जाता है। शरीर में खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। ये रोग छुआछूत से तो एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसलिए इनको हम असंचारी रोग कहते हैं। अतः ऐसे रोग जो छुआछूत से किसी भी माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, असंचारी रोग कहलाते हैं। जैसे एलर्जी, उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज आदि, तो ये संचारी रोग कहलाते हैं। बात करते हैं संक्रामक रोगों की। तो विद्यार्थियों, जो संचारी रोग है उन्हीं को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। सभी संक्रामक रोग, जैसे कि आजकल सबसे बड़ा संक्रामक रोग तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो ये सबसे बड़ी महामारी आज हमारे देश में नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। तो संचारी रोग ही संक्रामक रोग कहलाते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। देखिए विद्यार्थी, एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जीवाणु तो सदैव जीवित अवस्था में होते हैं, बट जो वायरस होते हैं यानी विषाणु होते हैं, या वायरस द्वारा जो रोग फैलते हैं, तो वायरस क्या होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही कोई भी वायरस जब किसी मनुष्य की कोशिकाओं या जंतु कोशिकाओं के संपर्क में आता है, या पादप कोशिकाओं के संपर्क में आता है, तो ये पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं में एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ साथ अपना असर दिखाता है और रोगी को ग्रसित करके बीमार कर देता है, और फिर एक दूसरे में फैलना प्रारंभ हो जाता है। तो रोगाणुओं और जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायु, जल, भोजन, मिट्टी या अन्य किसी माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। आइए एक तालिका के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है, तो इस तालिका का अध्ययन करते हैं। जैसे जुखाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, ये हैजा, टाइफाइड, ऐसे जो आपके डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, पेचिस, प्लेग, अतिसार यानी डायरिया, हैजा, जापानी मस्तिष्क बुखार जिसे हम कहते हैं, तो ये
आइए देखते हैं इनका फैलने का माध्यम क्या है, कौन से वायरस के कारण फैलते हैं या जीवाणु द्वारा फैलते हैं, उनके लक्षण क्या है, बचाव के काम। सबसे पहले बात करते हैं जुकाम की, जो कि राइनो वायरस द्वारा फैलता है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। जब हम इसके संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं तो ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हम भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। सबसे लक्षण क्या है, जैसे आंख से पानी का गिरना, नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पानी यानी नाक से भी पानी जैसा निकलना, छींके आना, और गले में खराश होना, ठीक है, और सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होना, ये इसके साधारण से लक्षण है। अगर हम इसके बचाव से बात करें तो जल की कमी से बचना चाहिए, मतलब अधिकांशतः जल की मात्रा उबाल करके हम इसको पिए और इससे मतलब इससे बचा जा सकता है। ठीक है, चेचक की बात करें तो वेरियोला वायरस है। चेचक यानी छोटी माता जिन्हें हम कहते हैं, तो ये वायु के संपर्क में द्वारा फैलती है। सिर व कमर में दर्द होना, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलना, तेज बुखार आदि होना, ये इसके मुख्य कारण है, लक्षण है। चेचक का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, रोगी को अलग रखना चाहिए और रोगी के बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखनी चाहिए। तो ये हम बचाव इससे कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, इन्फ्लुएंजा ये जुकाम आदि के लिए ही है, ठंड वगैरह लगना या खांसी हो जाना। तो इन्फ्लुएंजा वायरस वायु द्वारा फैलता है। इससे कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार आना, त्वचा का नीला पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस का फूलना, ये इसके सामान्य लक्षण है। और बचने के लिए ठंडा एवं बासी खाने से परहेज करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पोलियो की बात करें तो पोलियो वायरस द्वारा फैलने वाला एक रोग है, जो कि जल या मक्खियों द्वारा फैलता है, और मक्खियां इसकी वाहक होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। भोजन, जुकाम, सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डी एवं जोड़ों में दर्द, अंग घात होना। तो अधिकांशतः विद्यार्थी पोलियो की बात करें तो पोलियो जन्म से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या पोलियो की होती है। तो ऐसा नहीं है पोलियो बड़े लोगों को नहीं हो सकता है, बड़े व्यक्तियों में भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना इनकी या फिर रेट कहें, दर कहें, तो बड़े लोगों में कम लेकिन छोटे बच्चों में अधिकांश होती है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियो का टीका जो लगाया जाता है उसको अवश्य लगवाना चाहिए, और रोगी के मल को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इसके बाद मलेरिया की बात करें तो मलेरिया आप लोग अधिकांश सभी लोग जानते हैं कि मादा मच्छर एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से फैलता है, और रक्त के माध्यम से भी। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी बात करूं कि मैं एक मलेरिया का पीड़ित शिकारी रोगी हूँ, और कोई भी मादा मच्छर अगर मेरे बॉडी पर आकर के बैठता है और मेरे रक्त को चूसता है, या फिर किसी भी तरह से वो रक्त के संपर्क में पहुंचता है, और फिर मान लीजिए वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति पर पहुंचता है, तो फिर वह उसको काटने का प्रयास करता है, और अगर वो चीज़ अगर क्रिया होती है तो वो जो एनाफ्लीज मच्छर द्वारा हमारे मलेरिया के जो जीवाणु है वो उसके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और वह भी मलेरिया का शिकार हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार आना, सिर दर्द, बदन होना, कपकपी लगना, यानी कि एकदम भयंकर ठंडी लगना। तो ठंडी दे करके बुखार का आना, ये मलेरिया के लक्षण है, और अधिकांशतः सामान्यतः आपने देखा होगा कि ये गर्मियों के समय में और बरसात के सीजन के मध्य में सबसे ज़्यादा फैलता है। डेंगू मच्छर की बात करें, इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। इजिप्टी मच्छर द्वारा ये फैलता है, और एडिज इजिप्टी मच्छर इसके वाहक होते हैं। ठंड लगना, तेज के बाद बुखार आना 5-7 दिन तक, सिर, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द होना, चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ना, यानी देखो, तो ये डेंगू बुखार बहुत ही हानिकारक बुखार होता है। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो उससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स एकदम कम होना प्रारंभ हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये एक तालिका है, इसका आप लोग भी अपने घर पर बुक से अध्ययन करें। कल अपना अन्य रोगों की बात करेंगे और महामारी की बात करेंगे, तो कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।